तो राधे राधे नमस्कार। हमारा नाम है आकाश उपाध्याय। स्वागत करते हैं आपका पीएस साइंस एकेडमी पे। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं, हमने लाइव प्रोसेस में 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम चलने वाले हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ चैप्टर के। तो बात किया जाए पिछले चैप्टर में, यानी कि पिछले पार्ट में हमने बात किया था अबाउट रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, जिसको हम कंबाइनली ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेलस ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। अब रिस्पिरेशन क्या था? वही जो ऑक्सीजन है जब वो सेल तक पहुंचता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोलिसिस करता है उसका, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एनारोबिक में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो था थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो गया था, लगभग 40 मिनट 20 सेकंड का लेक्चर था वो। तो हमने उसमें ये वाला जो पार्ट था रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, इसको स्किप कर दिया था। तो इस वाले पार्ट में अभी हम चल रहे हैं, बात करने वाले हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। आपके सामने बहुत अच्छे नोट्स प्रेजेंट हैं। कुछ नोट्स मेरे पास में जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, वो मैं आपको जो है इसके साथ साथ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में, अगर ह्यूमंस में बात किया जाए तो रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस से पहले कुछ चीज़ें बात कर ली जाए, जिससे रिस्पिरेशन होता क्या है। अगर बात किया जाए रिस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले एनिमल्स के बारे में जानते हैं। आगे भी हमको पढ़ना है, खैर आगे इसके टॉपिक दे रखे हैं हमने, रिस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, रिस्पिरेशन इन हायर एनिमल्स। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो देखो, रिस्पिरेशन जो होता है बेसिकली एक सिंगल यूनिट से ऑकर होता है। किससे होता है? सिंगल यूनिट से होता है। अब देखो, अगर बात किया जाए फाइलम प्रोटोजोआ से लेके फाइलम सिटेनोफोरा तक, कहाँ से? आपका प्रोटोजोआ से लेके सिटेनोफोरा तक ये जनरली बॉडी सरफेस से होता है। किस चीज़ से होता है? बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस मतलब उनके स्किन से होता है। लेकिन अगर फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस से बात किया जाए नेमाटोड्स तक, कहाँ से? प्लैटीहेल्मिन्थिस से बात किया जाए नेमाटोड्स तक, तो वहाँ पे ये जनरली एनारोबिक होता है और एंडोपैरासिटिक टाइप का होता है। एनारोबिक होता है और एंडोपैरासिटिक टाइप का होता है। और एनेलिडा में जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होती है ये उसमें होता है। और आर्थ्रोपोडा से लेके मैमल्स तक में इसमें ट्रकिया होते हैं, गिल्स होते हैं, या फिर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम रिस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अगर टाइप ऑफ रिस्पिरेशन के बारे में बात किया जाए तो एक होता है ब्रैंकियल रिस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स, जो कि देखने को मिलता है फिशेस के अंदर। ठीक है। दूसरा होता है सेल सरफेस रिस्पिरेशन, जिसमें बॉडी सरफेस से रिस्पिरेशन होता है, देखने को मिलता है आपके अमीबा और पैरामीशियम में। तीसरा टाइप का जो रिस्पिरेशन होता है जिसे हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें लंग्स से रिस्पिरेशन होता है, देखने को मिलता है आपके एम्फीबियंस में, आपके रेप्टाइल्स में और आपके बर्ड्स में। अगर बात किया जाए चौथे वाले की, तो इसे कहते हैं ट्रकियल रिस्पिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रकियल रिस्पिरेशन। ये देखने को मिलता है आपकी ट्रकिया द्वारा। ट्रकिया द्वारा किसमें होता है? ये बेसिकली इंसेक्ट्स में होता है। पांचवा है आपका क्यूटेनियस टाइप का रिस्पिरेशन, जो कि गिल्स के द्वारा होता है। बेसिकली पहला ब्रैंकियल भी गिल्स द्वारा था, ये भी गिल्स द्वारा है, और ये फ्रॉग्स में देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर कुछ बात किया जाए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे इसमें एक लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, जिससे एक वाइड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का इंटेक हो पाता है। दूसरा, इसमें थिन वॉल होते हैं, जिससे जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो बड़े आराम से हो जाता है। अगला, इसमें रिच ब्लड सप्लाई होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस भी होता है। आपने अगर नहीं जाना, आप लोग नहीं जानते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होता है ह्यूमंस के अंदर पता है? जब एल्वुलस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एल्वुलस तक, वो उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन इज अ रिस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और आपके सेल तक पहुंचता है। ठीक है। अब अगर बात करें सिंपल, अगर चलते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम is a more complex and involves breathing, the exchange of gases and cellular respiration। क्या क्या होता है इसमें? इसमें ब्रीथिंग होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सपेलिंग ऑफ एयर इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये होता है बाय एल्वेलस में आपके, जिसमें डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी के, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर। अगला है सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब इसका मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज टर्म्ड एज सेलुलर रिस्पिरेशन। अगला पॉइंट क्या है? अ वेल डिफाइंड रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स विद ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आप इसका मतलब समझ रहे हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। वी टॉक्ड अबाउट दिस just before we have started the chapter। ठीक है, चलो आ जाओ।
अब देखो, अगर बात किया जाए, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। डायग्राम पे चलने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हम समझेंगे। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, कुछ जनरल पॉइंट्स। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम पे। ये है डायग्राम आपका। डायग्राम में बेसिकली आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको एक नेजल पैसेज देखने को मिलता है। अगर क्या मैं इसको पहले समझाऊं, पहले आपको बता देता हूं, फिर आके समझाता हूं। ठीक है दोस्त, पहले आपको समझा देता हूं। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा साइड आ जाता हूं। पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में। देखो, जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेसिकली, इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, आपके नेजल कैविटी होती है, आपकी ट्रकिया होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, एल्वेलाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं और लंग्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखो, इसमें एक आपका नेजल पैसेज हो गया, इसको मैं लॉक कर देता हूँ पहले। देखो, एक सबसे पहला हो गया आपका नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से क्या होता है, एयर जो है आपके नोज के द्वारा एंटर करती है। उसके बाद माउथ कैविटी का इसमें कोई खास रोल है नहीं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जिससे जो है आपकी एयर अंदर की तरफ पास होती है। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स में आने के बाद ये उतरती है आपके ट्रकिया में। ट्रकिया में प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सेशन को। अब इसके बाद अगर बात किया जाए आपके लंग्स के बारे में, तो ये ट्रकिया जो है डिवाइडेड होती है प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्शियरी ब्रोंकस में, जो आगे चल के एल्वेलाई तक लीड करती है। एल्वेलाई क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहलाता है, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसे आप लंग्स कहते हो। लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर बेसिकली जो है आपका, जब आप इनहेल करते हो तो वो आपका मतलब उसकी साइज बढ़ जाती है, जब आप एक्सेल करते हो तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले पाथवे के बारे में, तो पाथवे पे जब अगर हम चलते हैं, जैसे कि देख लो, अगर पाथवे पे आ जाए, द रेस्पिरेटरी रूट ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस इज द नॉस्ट्रिल्स। देखो, यहाँ पे पहले मैं इसलिए साइड आगे हूँ ताकि आप इस पूरे पॉइंट को देख सको। द रेस्पिरेटरी रूट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन इज, सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिल्स आते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद आपके फेरिंग्स आते हैं। फेरिंग्स के बाद आपके लैरिंग्स आते हैं। लैरिंग्स के बाद आपका ट्रकिया आता है। ट्रकिया के बाद आपका एल्वेलाई आता है। इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं? दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। मैंने अभी बताया आपको, ये कोलैप्सेशन को प्रिवेंट करते हैं। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate into balloon-like structure, which are called as alveoli, या सिंगल को कहते हैं आपके alveolus। ठीक है, अब देखो रोल ऑफ एल्वेलाई दिया गया है। उससे पहले जो है हम बात करेंगे पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस के बारे में। तो इसलिए मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, एक पेन ले लेंगे, एक पेपर ले लेंगे। पेन पेपर इसलिए लेना है, हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में, रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में, जिसमें हम हर एक चीज़ को बहुत ही डीप में समझेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में, तो देखो, रेस्पिरेटरी पाथवे की अगर सबसे पहले बात किया जाए, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेटरी पाथवे पे आता है, वो आते हैं आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या आते हैं आपके? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये क्या होते हैं? देखो, ये नोज दिख रहा है आपको? ये अगर आप मेरे पे ध्यान से देखो, ये जो नोज है ना, दिस आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, ये बेसिकली पहला पार्ट होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ये ओपन होते हैं नेजल कैविटी में, और ये बने होते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। इसका फंक्शन क्या है बेटा? इसका फंक्शन है बेसिकली इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। इनहेलेशन ऑफ एयर लिख लो, और ब्रैकेट में करके आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो। ठीक है, ये काम होता है इनका, इनहेलेशन ऑफ एयर करना। ये क्या होते हैं? सबसे पहले जान रहे हो, फर्स्ट पार्ट होते हैं आपका, आप भी जान रहे हो ये क्या होता है आपका, बेसिकली फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? मैंने जो लाइन बोली मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लोगे। क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट ओपन्स इनटू द नेजल कैविटी एंड इज मेंट फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, दूसरा अगर बात किया जाए, तो दूसरा जो पार्ट आपका होता है जनरली, वो होता है आपका कौन सा?
वो आपका होता है नेजल कैविटी। कौन सा पार्ट होता है बेटा? वो होता है आपका नेजल कैविटी वाला पार्ट। कैविटी मतलब क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर होता है। नेजल्स का मतलब होता है इट इज़ एसोसिएटेड विथ योर नोज। अगर बात करा जाए तो जो नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी सेपरेट करती है अपने आप को ओरल कैविटी से, जिसे एक बोनी पैलेट से। पैलेट क्या है? ये जो तालू होता है ना, बेसिकली अपना मुंह खोलो, देखो बेटा मुंह खोलोगे ना तो ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो दांत के बीचों बीच जो जीभ के ऊपर देखो स्ट्रक्चर है ना, उसको पैलेट कहते हैं। उसे तालू भी कहा जाता है हिंदी में। बेसिकली जब आप अपनी जीभ को इससे टच करते हो तो ये जो है एक बीच का बोनी स्ट्रक्चर है जो आपके नेजल चैम्बर को आपके ओरल चैम्बर से अलग करता है, यानी कि डिवाइड करता है। अगर बात करें, इट इज सराउंडेड बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। किससे कवर्ड होता है? वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल से वो आपका कवर्ड होता है, दैट इज रिच इन म्यूकस। अगर बात करा जाए इसका फंक्शन क्या है, लिखें इसका फंक्शन, रुक जाओ, हम इसका फंक्शन रेड कलर से लिखते हैं। क्या करता है? सबसे पहले अगर इसकी बात करा जाए, इट सेपरेट्स नेजल कैविटी फ्रॉम ओरल कैविटी। देखो हम लोग चाहें तो ये चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं एक पार्ट में, और चाहें तो उसको बहुत डीप में ले जा सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट मिले और हम कोई भी पार्ट छोड़े ना, इसलिए आराम से चलेंगे। ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे, मतलब 5-6 पार्ट्स में चैप्टर खत्म हुआ। बट आपको टेंशन नहीं लेना, आपको रिलैक्स माइंड ऑफ स्टेट में रहना है। डेली पर डे अगर आप एक लेक्चर भी कर रहे हो तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करता है। अब ये जो सेपरेशन होता है ये किस वजह से होता है? ड्यू टू बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड पैलेट। किस चीज से? पैलेट से। अब ये जो पैलेट होता है बेसिकली, ये जो तालू के नाम से भी हम इसको जानते हैं, किस चीज से सराउंडेड होता है? ये जो आपका जो नेजल कैविटी होता है ये सराउंडेड होता है आपके, सराउंडेड बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल द्वारा। किससे होता है बेटा? ये सराउंडेड होता है आपके सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल द्वारा। अब ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है रिच इन म्यूकस। क्या होता है ये होता है रिच इन म्यूकस। ये होता है आपका रिच इन म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? अगर हमने बात किया जाए स्टमक के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे स्टमक की, जब हम वॉल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है बेसिकली 3 सिक्रीशन देता है। कौन कौन सी? एक वो सिक्रीट करता है HCl को, एक सिक्रीट करता है वो पेप्सिन, और एक सिक्रीट करता है वो म्यूकस। म्यूकस का जनरल फंक्शन क्या है? म्यूकस प्रिवेंट करता है आपके HCl को आपके स्टमक के इनर लाइनिंग से मीट करने के लिए। तो क्या करता है म्यूकस का काम? क्या क्या है? म्यूकस क्या करता है? सबसे पहले तो एयर को गर्म करता है। गर्म कैसे करता है सुन लो। अगर बात करा जाए आपके नेजल कैविटी के बारे में, तो नेजल कैविटी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे इंटरनल नेयर्स के नाम से जाना जाता है। जो इंटरनल नेयर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसके अंदर ब्लड फ्लो इतना तेज होता है, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली बहुत गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? ताकि वो गर्म इसलिए होता है ताकि जो वायरस बैक्टीरिया हो, कहीं ना कहीं अगर वो आपके नेजल हेयर से बच जाए, मैंने अभी यहाँ नेजल हेयर्स के बारे में बात नहीं की है, नेजल हेयर से बच जाए तो अंदर चल के वो फंस जाए उस चीज़ में और उसमें ट्रैप होकर मर जाए। ठीक है, अब ये रिच इन म्यूकस होता है। म्यूकस का सबसे पहले काम क्या है? अगर मैं बात करूं म्यूकस के काम के बारे में, अगर मैं ऐसे म्यूकस का काम मैं लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं म्यूकस का काम लिखने के लिए। म्यूकस के कुछ काम होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं पता है? इसका काम होता है मॉइस्टनिंग। क्या होता है? मॉइस्टनिंग। और होता है स्टेरिलाइजेशन। क्या क्या हो गया इसका काम? इसका हो गया मॉइस्टनिंग और स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, आपका एयर। अब उसमें क्या होता है? आपके इसी नेजल कैविटी में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं नेजल हेयर। क्या कहते हैं? नेजल हेयर। नेजल हेयर क्या?
नाक में देखो यहाँ पे कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, हेयर ही है बेसिकली। वो क्या काम करते हैं हेयर्स? हेयर्स क्या करते हैं, जब भी आप एयर को ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके नाक में जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, वायरसेस जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया वायरसेस अगर लंग्स तक पहुंच गए तो दे कैन कॉज डिजीज, दे कैन कॉज इन्फेक्शन। तो क्या हो करेगा आपका, जब आप यहाँ से इनहेल करते हो तो डस्ट पार्टिकल्स आपके नेजल हेयर से कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाते हैं। और क्या होता है अंदर जाने के बाद, जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर गर्म होता है, म्यूकस होता है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में वो फंस जाता है इंटरनल लेयर्स में, जिस वजह से भाई वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हीट से मर जाते हैं, या फिर वो नेजल हेयर से ट्रैप हो जाते हैं। तो नेजल हेयर का काम क्या है बेसिकली आपका, ये क्या है, ट्रैप करना काम किसका होता है, ये काम होता है आपके नेजल हेयर्स का। तो हमने ये नेजल कैविटी के बारे में इतना कुछ पढ़ा, ठीक है, समझ में आया आपको नेजल कैविटी का। तो हमने क्या पहले पार्ट कौन सा पढ़ा, हमने पहले पढ़ा आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, दूसरा हमने पढ़ा नेजल कैविटी। अब चलो तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा स्ट्रक्चर आपका होता है वो आपका होता है इंटरनल नेयर, कहते हैं उसे, क्या कहते हैं आपका, इंटरनल नेयर्स, ठीक है। अब देखो जो मेरे से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ते हैं उनको मैंने इंटरनल नेयर्स वाला जो पॉइंट है वो उनको नहीं बताया था। खैर ऐसा नहीं था, मेरे को बताना नहीं था। ये इसका एक्चुअली कोई काम नहीं होता है, ये जस्ट क्या करता है, जो आपकी नेजल कैविटी है या फिर नेजल चैम्बर जो होता है इसको ओपन कर देता है आपके फेरिंग्स में, ठीक है। इसका बस इतना ही काम है, इसका कोई खास काम नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको ये जो चीज़ है बताई नहीं थी, ठीक है। इसके बाद वाला जो पार्ट है आपका वो है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है हमने पढ़ा है, फेरिंग्स क्या है आपका, कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर के लिए। क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर योर फूड एंड एयर। क्या है वो, एक कॉमन पैसेज है आपके फूड एंड एयर के लिए। क्या आपको बताना ज़रूरी था ये वाला पॉइंट? नहीं ज़रूरी था। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा पांचवा पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है हमारा, पांचवा पॉइंट हमारा आता है, अब ज़रूरी, अब आता है फेरिंग्स हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लैरिंग्स के बारे में। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है लैरिंग्स, देखो पहले कुछ जान लो इसके बारे में, पढ़ देता हूँ। इट इज़ अ एनलार्ज पार्ट ऑफ ट्रकिया। क्या है ये, ट्रकिया का एक एनलार्ज्ड पार्ट है, जिससे क्या होता है बेसिकली, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिससे अभी हमने क्या बताया, इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में इट प्रोड्यूसेस वॉइस बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है। अभी जो मेरी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, कैसे एयर जा रही है, कहीं ना कहीं वो वोकल कॉर्ड्स में मतलब उससे पास हो रही है और वॉइस का प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू द लैरिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्टिलेज, अमॉन्ग देम अ सी शेप्ड थायराइड कार्टिलेज प्रोट्रूडिंग आउट इन द नेक रीजन इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। ये देखो, ये जो चीज़, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ अंगूठी जैसा बना होता है ना बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज योर एडम्स एप्पल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके लैरिंग्स रीजन में। तो आप कह सकते हो इतना जो रीजन है ये आपका लैरिंग्स रीजन है, बिल्कुल आप कह सकते हो। अब देखो लैरिंग्स रीजन को क्या आप बोल सकते हो, इसी का एक और नाम क्या है, वॉइस बॉक्स है। इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज रिंग्स हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट है। उस कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज का नाम है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है मैंने आपको दिखा दिया है, तो शायद अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अगले वाले पार्ट के बारे में अगर हम बात किया जाए लैरिंग्स के बाद में, तो अगला जो पार्ट आता है वो आता है आपका ट्रकिया वाला। कौन सा पार्ट आता है आपका, ट्रकिया वाला पार्ट आता है। ट्रकिया क्या है बेसिकली, अब अगर बात करें, देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ट्रकिया के बारे में अगर बात किया जाए तो ट्रकिया इज अल्सो नोन एज द नेम ऑफ विंड पाइप। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है विंड पाइप। अब विंड पाइप क्या होती है, जनरली 10 से 12 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। जैसे इसोफिगस होता है ना, इसोफिगस को क्या कहते हैं बेटा, फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप कितनी लंबी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। वैसे विंड पाइप 10 से 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग एक ट्यूब होती है, जो कि सी शेप के सराउंडेड कार्टिलेजिनियस रिंग से बनी होती है, जो उसके अंदर जो एयर है, बेसिकली ट्रकिया क्या है, एक ऐसी 10 से 12 सेंटीमीटर की ट्यूब है जिसके अंदर सी शेप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं, जो उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं, क्या, प्रिवेंट्स फ्रॉम
कोलैप्सिंग। क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं, किस चीज से, कोलैप्स करने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलो, अब क्या है, अब है आपका ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। 6 पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब हम बात करने वाले हैं ब्रोंकस के बारे में, या फिर इसे ही हम कहते हैं कि आपका ब्रोंकाई। कौन सा पार्ट है ये आपके इसका, शायद से 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट क्या है आपका, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई क्या है, ट्रकिया इज ब्रांच्ड इनटू 2 ब्रोंकाई। एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, और वो लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। आपने ट्रकिया देखो, ये ट्रकिया आया, ट्रकिया आया आपका। अब ये जो ट्रकिया था ये बेसिकली प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, और ये एक ही ब्रोंकस में हो गया। और ऐसे ही कुछ लंग्स का स्ट्रक्चर भी देखने को आपको मिलता है। तो ये वाला जो है ये कहाँ पे आ गया आपका, बेसिकली ये लेफ्ट होगा मेरा। हाँ, अभी मैं अगर यहाँ पे राइट लिख देता क्योंकि मेरा ये राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। बट अगर मैं ऐसे खड़ा होता तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ठीक है ना, तो ये अगर मेरा लेफ्ट है तो मैं इसको लिख दूंगा भाई आपका लेफ्ट ब्रोंकाई। क्या लिखूंगा इसको, लेफ्ट ब्रोंकाई लिखूंगा। इस वाले को मैं लिखूंगा अपना राइट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई होता है, अगर इसके फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो ये बेसिकली 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। अब बात कर रहे हैं लंग्स के बारे में, तो ये जो होते हैं 2 होते हैं वेट, ये लाइट वेट के स्पॉन्जी पाउच्ड टिश्यूज होते हैं। बेसिकली टिश्यूज नहीं, एक स्पॉन्जी पाउच्ड बोल सकते हो स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपने वो देखा है, फोम के गद्दे देखे हैं, ये स्पंज देखा है बेसिकली, जो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो ये वैसे भी ये भी होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर्ड होते हैं। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मार्क कर लो आप लोग, इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अभी हम आगे चल रहे हैं, अपने वाले पे बात कर रहे हैं। ये तो जैसे एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। अब ब्रोंकाई आर फर्दर ब्रांच्ड इनटू सेवरल ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंकस है ना, अब ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, और ये पूरे लंग्स भर में फैले होंगे, और इसके एंड में एक रुई जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम एल्वुलस के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसमें मैंने बना दिया, वैसे उसके अंदर भी वो चीज़ प्रेजेंट होंगे। अब ये जो ब्रोंकस होते हैं, इसके लास्ट में एल्वुलर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर एल्वुलाई भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड कैपिलरीज से रिच होते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर था आपके इस चीज़ का। अब मैं आगे चल रहा हूँ, आपको आ जाते हैं अब नोट्स पे अगर बात किया जाए, देखो अब आते हैं, जल्दी खत्म करना है। अब बात करते हैं रोल ऑफ एल्वुलाई के बारे में। तो एल्वुलाई क्या करता है, सबसे पहले देखो, द एल्वुलाई प्रोड्यूसेस अ सरफेस विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये मान लो आपका छोटा सा एल्वुलाई है। ठीक है, क्या है, छोटा सा एल्वुलाई है, इसके सराउंड करते हैं ढेर सारी कैपिलरीज, ऐसे इसके सराउंड कर लेती। कैपिलरीज क्या है, बेसिकली आर्टरीज वेन जो होती है, जब डिवाइड होकर सबसे छोटे फाइन नेटवर्क में आ जाती है तो उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। अब ये ढेर सारी कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो आ गया है, इसके अंदर क्या आया है, लंग्स द्वारा जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन आया है। अब वहाँ पे होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, एक किसी भी चीज़ का हाई कंसंट्रेशन जहाँ से होता है वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, इसका ऑक्सीजन उसमें। चलो ठीक है, अब the walls of the alveoli contain extensive network of blood vessels. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to the all cells of body. जो हमने अभी यहाँ पे राम कथा करी वही राम कथा यहाँ भी है। अगर बात करा जाए इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, देखो उसके बाद में विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का नाम होता है बेसिकली HB। HB क्या करता है, O के साथ में O2 के साथ में कंबाइन करता है, क्या फॉर्म करता है, HbO2 फॉर्म करता है। HbO2 कहाँ ट्रांसफर होता है, ब्लड द्वारा, RBCs द्वारा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, सेल में। सेल में वो कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का क्या करता है, पायरुवेट करता है। किस प्रोसेस से करता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से करता है। जब पायरुवेट फॉर्म हुआ तो जो आपका ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का उसने बना दिया पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, एक
3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके बाद वो चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब साइकिल चली, क्रेब साइकिल चलने की वजह से क्या फॉर्म किया उसने, एनर्जी फॉर्म करी। एनर्जी कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। कितने एनर्जी बनाई उसने, 38 एटीपी बनाया, प्लस क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया उसने, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ उसने वाटर बना दिया। ये पूरी क्या थी, आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी। अब दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आपको पता है जो ब्लड लाल कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, hence it is mostly transported in the dissolved form in our bloods। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन क्या कहती है, ब्रीदिंग इन ह्यूमंस इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अटैच टू द रिब्स एंड डायफ्राम। कैसे हो रहा है अभी देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे सब समझ में आएगा। अगर बात किया जाए व्हेन, हाँ चलो इधर है ना, ठीक है। देखो आपका जो लंग्स होते हैं, लंग्स कैसे होते हैं, ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस आया, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, ऐसे कुछ लंग्स बन गया लंग्स। देख लो नीचे। अब क्या हुआ, ये जो लंग्स हैं बेसिकली किस शेप के हैं, व्हेन द डोम शेप डायफ्राम, डायफ्राम क्या इसके नीचे प्रेजेंट होता है, ये इसके नीचे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे करके। डायफ्राम क्या है, मसल का एक लेयर है जो उसके नीचे प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, व्हेन डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंड फ्लैटन एंड रिब केज इज एक्सपांडेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। एक्चुअली क्या होता है, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो ये फूल जा रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ दे रहे हैं, बेसिकली इमेजिन करो एक गुब्बारा है, अगर उसमें हम फूकेंगे तो क्या होगा, वो फूलेगा। और जब हम उसमें से वो चीज़ अपना लाइक जहाँ से हमने होल्ड करा अगर वो छोड़ दें तो उसके अंदर की जब एयर बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब एयर निकलेगी तो छोटा हो जाएगा, जब एयर जाएगी तो क्या होगा, एक्सपांड होगा। सेम चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। The volume of lungs increases, pressure therefore drops down and the air from outside gushes in. This is inhalation। क्या होता है, जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फ्लैटेंड कर जाता है। फ्लैटेंड का मतलब थोड़ा सा सीधा हो जाता है, जिससे क्या होता है, रिब केज क्या होती है आपकी, एक्सपांड होती है। जब आपकी रिब केज एक्सपांड होती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, क्यों एक्सपांड हो रही है, ड्यू टू द आपके इंटरकोस्टल मसल द्वारा, तो क्या हो गया, वॉल्यूम जो होता है लंग्स का, जो कैपेसिटी होती है अंदर एयर को खींचने की, कहीं ना कहीं वो बढ़ जाती है। इमेजिन करो आप थोड़ी देर मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या करोगे, आप अपनी सांस को होल्ड करो मेरी तरह। अब एक काम करो, ऐसे धीरे, ऐसे मतलब एकदम से सांस पूरी निकाल दो। चलो 1 2 3। अब आप लोग होल्ड करोगे, सांस नहीं लोगे। मैंने अभी तक नहीं ली है, मैंने अभी सांस नहीं खींची। आप लोग 10 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा, अब सांस लो। अब जब सांस लोगे तो ज्यादा वॉल्यूम में सांस लोगे ना। आप क्यों, जब आपके जो इंटरकोस्टल मसल थे ना उसके अंदर क्या प्रेशर क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स था उसका वॉल्यूम बढ़ गया था, जिस वजह से आपने इनहेल कर ली गैस ढेर सारी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। तो सबसे पहले एक चीज समझे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो इनहेलेशन होता है उसके लिए एक्सहेलेशन होना जरूरी है। जब एक्सहेलेशन होगा तभी इनहेलेशन होगा, और अगर इनहेलेशन करना है तो एक्सहेलेशन जरूरी है, वैसे एक्सहेल करना है तो उसके लिए इनहेल करना जरूरी है। चलो आगे, टू एक्सहेल, एक्सहेल में क्या होता है, द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम्स डोम शेप्ड अगेन। मतलब ये फिर से इस आकार का बन जाता है बेसिकली, एंड बिकम्स डोम शेप्ड अगेन। द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड देयरफॉर एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे जो अंदर के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं बेसिकली, और जब हम भरते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्सपांड करते हैं, छोड़ते हैं वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। अरे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब देखो आगे के पॉइंट कहता है, इनहेल्ड एयर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई, सो ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। क्या हुआ, जब हम सांस लिए तो जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी थी वो हमारे लंग्स में बढ़ गई। क्या होता है, जहाँ पे लंग्स की क्वांटिटी ज्यादा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, इसमें क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड में गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आपके इसमें आ गया। चलो ठीक है, अब आगे देखो, ब्लड कमिंग फ्रॉम द सेल हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन आउटसाइड एयर, एंड दस कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूजेस आउट टू द ब्लड वेसल इनटू द एल्वेलाई। अब आगे देखो, दस ब्रीदिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम, व्हाइल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो, भगवान ने जब ये सब पूरी प्रोसेस बनाई तो कितना सोच के, कितना साइंटिफिक दिमाग लगा के, कितनी इंजीनियरिंग करके तब उन्होंने ये चीज बनाई होगी। हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि भाई ये इंटरकोस्टल
मसल कर रहे हैं, बट इंटरकोस्टल मसल के पास इतना ब्रेन कैसे आया कि मेरे को यही चीज करनी है, तब जाके आगे पूरी प्रोसेस आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की कंप्लीट होगी। अगर जनरली बात किया जाए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में कि क्या होता है, डेफिनेशन पे जाया जाए तो देखो इनहेलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। इनहेलेशन में आप क्या कर रहे हो, एयर इनटेक कर रहे हो, बिल्कुल एयर इनटेक कर रहे हो। क्या आप सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हो? नहीं यार, आप पूरी एयर ले रहे हो। एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, और आपका ऑक्सीजन, ऐसी ढेर सारी गैसेस हैं, लेकिन जो एयर रिच इन ऑक्सीजन होगी उसी को कहेंगे इनहेलेशन। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। वन ब्रीथ कंप्राइज ऑफ इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। अगर एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन के बारे में बात किया जाए तो वो क्या होता है आपका, इज इक्वल्स टू एक ब्रीदिंग होती है। पर्सन ब्रीथ सेवरल टाइम्स अ डे। अगर बात किया जाए नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज हिज और हर ब्रीदिंग रेट। कितना होता है जनरली ब्रीदिंग रेट अगर ह्यूमन के बारे में बात किया जाए, देखो कितना होता है बेसिकली, अगर बच्चों में बात किया जाए तो ये होता है 18 से 22 बार 1 मिनट में। एक बच्चा जो है 18 से लेकर 22 बार ब्रीद करता है 1 मिनट में। अगर एक एडोलसेंट यानी कि आपके उम्र के बच्चे के बारे में बात किया जाए या फिर तो ये होता है जनरली 14 से 18 बार 1 मिनट में। और एक अडल्ट के बारे में बात किया जाए तो ये होता है लगभग 12 से 14 बार 1 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है, हमने अभी पढ़ा, सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज कंबाइनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखो ऑकरिंग इनसाइड द सेल टू कन्वर्ट द बायोकेमिकल एनर्जी। अब सर आगे फॉर्म में, अभी तक थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखो वॉइस थोड़ा सा डाउन था, एनर्जी डाउन थी, तब क्या था, इनहेलेशन बराबर नहीं हो रहा था। अब इनहेलेशन बराबर आ गया तो सर आ गया फॉर्म में। बायोकेमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड इनटू द केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। एटीपी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनर्जी। एटीपी इज ऑल्सो टर्म्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, किससे बनता है, जब एडीपी मॉलिक्यूल होता है, एटीपी नहीं एडीपी मॉलिक्यूल होता है, जब हम उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ते हैं तो एडीपी सिमिलर टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या दे देता है आपका, एटीपी दे देता है। चलो, मेटाबॉलिज्म refers to the set of chemical reaction carried out to maintain the living state of the cells in an organism. This can be divided into 2 category. कौन कौन सी, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, बिल्कुल अभी लिखा है। The process of breaking molecule to obtain energy is known as catabolism, whereas anabolism ऐसी है जिसमें all synthesized compounds are required by the body of the cell. The process of synthesizing all compounds required by the cells. Synthesize क्या है, synthesize मतलब breakdown है बेसिकली। ऊपर क्या है, this can be divided into 2 category. The process of breaking molecules, मॉलिक्यूल्स को तोड़ना कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या, उसको सिंथेसाइज करना ऐसे कंपाउंड्स को जो इस सेल द्वारा चाहिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो उसको ब्रेक करेगी और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस, रिलीजिंग एनर्जी टू द फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या आपको ये चीज बताई जाए कि एक चीज क्या होती है, बता दूं आपको, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन जानना चाहता है क्या क्या होता है। सुनो, अगर एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या उसी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शुगर का ब्रेकडाउन होता है। शुगर का ब्रेकडाउन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है एक, जो जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, उसका कन्वर्जन होता है पायरुविक मॉलिक्यूल में। पायरुविक एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस में क्या, ये पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। और अगर बात किया जाए, ये दोनों में हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकती है। अगर एब्सेंस में होती है तो इसमें लास्ट में हमको 2 एटीपी मिलते हैं, अगर प्रेजेंस में होती है तो इसमें हमको 38 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या क्या होता है, इन एंड वी गेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल एंड 2 NADH इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स। दूसरी प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, सिर्फ सुन लो, मैं बता नहीं रहा हूँ ऐसे खास।
इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसी का नाम है। आप लोग कंफ्यूज रहते हो ना, TCA क्या है सर, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है सर, क्रेब्स साइकिल क्या है, तीनों एक ही चीज होती है बेटा, बस कंफ्यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसफर किया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और फिर उसका एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है उससे, और फिर आफ्टर क्या होता है उसके ATP बनता है। अब इसमें दो कंपाउंड्स और बनते हैं, एक बनता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे NADH के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या नाम बताया मैंने, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक बनता है FADH2। FADH2 का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब क्या होता है ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट स्टेप में कैरी करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सीडाइटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं जिसमें NADH होता है जो कि हाई एनर्जी रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि पास किया जाता है और वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को, जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बोलने में बार बार। ATPase जो होता है वो कन्वर्ट होता है ADP इनटू द ATP, ठीक है, समझ आया। वैसे नहीं समझ आया वो छोड़ो, आपके लेवल की चीज़ भी नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए वो चीज़ बता दी है, ठीक है। अब ये चीज़ जान रहे हो ना। अब हम कहाँ थे अपना, हम चलने वाले थे हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जान लो। एक्सपिरेशन में क्या क्या चीज़ हो रही थी, एक्सपिरेशन में हो रहा था रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। दूसरा क्या, इसमें एक्सपिरेशन में रिबकेज जो होता है डाउनवर्ड और अंदर की साइड घुसता है, जबकि इंस्पिरेशन में क्या होता है, रिबकेज सामने की तरफ आता है और ऊपर की तरफ उठता है। अगला क्या है, एक्सपिरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होता है और डोम शेप का बनता है, जबकि इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट बनता है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होता है, जबकि इंस्पिरेशन में ये चीज़ जो होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। अब समझ में आया। अगर बात करा जाए डिसऑर्डर्स के बारे में रिस्पिरेटरी सिस्टम के, तो वो भी बात कर देते हैं। एक होता है और जिसमें एम्फीसीमा नाम कहते हैं। एम्फीसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ब्रोंकस होते हैं इसमें एबनॉर्मल डिटेंशन पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। अब ये होता है ड्यू टू स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं ना, तो आजकल तो क्या नया चीज़ आई है मार्केट में, वेप कहते हैं, इसे मुंह में लगाते हैं, धुआं 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 करते हैं, तो इन सब चीज़ों से ये बीमारी हो सकती है। एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा करके, अस्थमा सब जान रहे हो, वो पंप देखो ना अस्थमा वाला, जिसमें वो बंदा जो है ऑक्सीजन या फिर कुछ ऐसा इनहेल करता है, बेसिकली वो अस्थमा होता है, सब जान रहे हैं। एक निमोनिया होता है। निमोनिया क्या होता है, आपकी जो लंग्स का प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर पानी जैसा फ्लूइड फॉर्मेशन होता है, जिसे ये कहते हैं, मतलब ये किससे होता है, क्या नाम है, निमोनी, हाँ न्यूमोनी बैक्टीरिया होता है, उससे होता है, ठीक है। एक ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाता है। चलो ठीक है, ये जो चीज़ें थी मैंने कुछ आपको ऐसे ही बता दिया। अब चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ। आगे का टॉपिक क्या कहता है आपका, ये कहता है कि हमको यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप देख रहे हो PS साइंस अकेडमी पे, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको ये कंटेंट और मटेरियल जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, प्लस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब देखो यहाँ पे कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। ये हमारा सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये हमारे सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी। इसमें क्या ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये आपके कहाँ होती है, ये आपके होती है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या बन गया, आपका पायरुविक एसिड बन गया। ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन क्या था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। अब ये 6 कार्बन से पायरुविक बना, जो कि क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है एनारोबिक की बात हुई थी, ताकि 2 ATP प्रोड्यूस हुए। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो यहाँ पे पहले 2 फॉर्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 36 बनेंगे, 36 + 2 करके हम 38 पूरा बनाएंगे। कैसे होता है, जब इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है, बेसिकली अभी हमने जाना है। क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है और इसके अंदर आपका ETS साइकिल चलती है, जिससे के अंदर 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं और H2 होता है एज अ बाय प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। आपके 10 मिनट 5 मिनट और लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। अब अगर बात किया जाए रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स के बारे में, देखो रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स क्या है, बेसिकली लोअर एनिमल्स यानी कि जो छोटे जीव होते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि इस फाइलम से लेकर इस फाइलम तक स्किन से होता है, इस फाइलम से लेकर इस फाइलम तक इस चीज़ से होता है।
है ना। अब देखो अगर बात किया जाए रिस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स के बारे में, तो लोअर एनिमल्स क्या करते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड रिस्पिरेटरी सिस्टम को लैक करते हैं, जैसे लंग्स एल्विला। क्यों? उसके अंदर भाई इतना डेवलप्ड जो है सिस्टम नहीं पाया जाता है। रिस्पिरेशन इन देम इज टेकन प्लेस बाय सिंपल एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म, किससे? डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है बेसिकली। एनिमल लाइक अर्थवॉर्म टेक इन गैसेस थ्रू देयर स्किन, ठीक है, ये भी पढ़ा हमने। फिशेस हैव गिल्स, ये भी पढ़ा हमने। इंसेक्ट हैव ट्रैकियल सिस्टम, ये भी पढ़ा हमने, विच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच एयर सर्कुलेट्स एंड गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। अगर बात किया जाए इंसेक्ट्स के बारे में, जैसे अगर हम कॉकरोच को ही ले लें, कुछ कॉकरोच ऐसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच का, ऐसे करके मान लो यार ये कॉकरोच है मेरा, इसके अंदर क्या ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिससे जब ये रिस्पायर करता है तो इसके पूरे बॉडी में जो है इसी ट्रैकिड से जो है लाइक उससे एयर पहुंच जाती है। अब फ्रॉग जो होते हैं अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं जब वो पानी में होते हैं, और लंग से ब्रीथ करते हैं जब वो लैंड पे होते हैं। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्या? एम्फीबियंस भी हम उनको कहते हैं। अब बात करते हैं रिस्पिरेशन इन मसल्स के बारे में। रिस्पिरेशन इन मसल्स कैसे होता है? रिस्पिरेशन इन मसल कैन बी एनारोबिक व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन। कब होगा? जब कोई भी बंदा बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, जैसे अगर वो रनिंग कर रहा है, वो एथलेटिक है, कुछ भी, वो बहुत ऐसा काम कर रहा है जिसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन उसको बहुत ज्यादा डिमांड है, बट वो अपने ऑक्सीजन की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसकी जो बॉडी होगी लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन करेगी, बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाएगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, जिससे उसको क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। ग्लूकोज गेट ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड दैट मेक्स मसल सोर। मतलब क्रैम्प्स के बारे में बात हो रही थी। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अभी हमने बात करी थी इस चीज के बारे में। फिर बात करते हैं एटीपी क्या होता है। एटीपी अभी हमने देखो इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, जान रहे हो आप लोग। एटीपी स्टैंड किस लिए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, स्पेलिंग आप लोगों को मिल गई। दिस मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब चीजों में ये बनता है। द 3 phosphate bond present in the molecule are high energy bond, and when they are broken a large amount of energy is released. Such energy release is then used for other metabolic reaction. हाँ, मजा आ रहा है? मजा आ ही रहा होगा। कितने मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो गई भैया? 40 मिनट फिर से हो गई है, 40 मिनट। अरे यार मैं आज बहुत फॉर्म में हूँ क्या? रिस्पिरेशन अगर प्लांट्स में बात किया जाए तो एनिमल्स के और ह्यूमंस के अलावा, जैसे प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए, उसमें स्टोमेटा होता है जो उसके लीव्स पे प्रेजेंट होता है, और लेंटिकल्स होते हैं जो उसके स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं। यही दो चीजें होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होती हैं। क्या यही दो प्रोसेस है? एक आपका स्टोमेटा है, एक आपका लेंटिकल्स है। कंपेयर किया जाए अगर एनिमल्स है तो जो इसके रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती है, वो बहुत लोअर रेट पे रिस्पायर करते हैं, बहुत ही कम रेट पे वो रिस्पायर करते हैं। इसमें बेसिकली ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पानी का जो है लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एरियल पार्ट का मतलब जो आपके एयर में प्रेजेंट है। बेसिकली इट कैन बी योर लीफ, इट कैन बी योर स्टेम, और यही सब चीजें। ये प्रोसेस बेसिकली स्टोमेटा में होती है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपिरेशन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। हमको ये नहीं पढ़ना है भाई, बहुत दूर है ये। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लीव एक्ट एज अ स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट्स। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो एक्ट एन एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। थोड़ा समझाऊं? ये मान लो प्लांट है, ये मान लो प्लांट की लीफ है, लीफ पे स्टोमेटा है, इससे पानी बाहर निकल गया तो इसको पानी की ज़रूरत पड़ गई। अब यहाँ से नीचे से जो जाइलम होता है, जो वैस्कुलर टिश्यू होता है, बेसिकली पानी ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? यहाँ तक। तो इसकी पानी की नीड पूरी हुई? बिल्कुल हुई। बस यही जो है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी कहती है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म इन प्लांट टू हेल्प गेट रीड ऑफ द एक्सेस वाटर। अगर पौधे में ज़्यादा पानी हो जाए तो ये जो चीज़ है उसको निकालने में भी हेल्प करती है। सो यही है आज के वीडियो के लिए, इससे ज़्यादा हमको अब नहीं पढ़ना है। अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताऊं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, हार्मोन, फूड एंड वाटर आर अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। और अगला वीडियो जो है हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पे ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक है आपके लिए, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड्स टू द ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी कॉर्नर का। दूसरा है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी रखी है, एनसीईआरटी कॉर्नर के क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप पीएस साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ऐसे कंटेंट और मटेरियल के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @ybsky मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है आकाश उपाध्याय, आप हमें देख रहे थे आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस साइंस अकेडमी पे। सो आपका आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, मैंने आपके नॉलेज में ज़रूर कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। तो इसी के साथ राधे राधे, नमस्कार, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।